नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार रत्नेश। दोस्तों, आजकल अमेरिका के चर्चे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुने हैं और आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख है, यानी कल के दिन अमेरिका के एक नए राष्ट्रपति ओथ लेने वाले हैं जिनका नाम है जो बाइडेन। जो बाइडेन अगर कल वो शपथ लेते हैं तो क्या होने वाला है, आज उस विषय पर हम बात कर रहे हैं श्रीमान अनुज अग्रवाल जी से। आप अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विषयों पर बहुत अच्छी बेबाक राय रखते हैं। आप डायलॉग इंडिया के मुख्य संपादक भी हैं। हम उनसे जानेंगे और आज सिर्फ एक ही बात होगी कि जो बाइडेन हमारे देश के हित में क्या क्या करने वाले हैं, उनके आगे के प्लान्स क्या हो सकते हैं, करेंगे वो। लेकिन हम अपेक्षा कर सकते हैं कि हम जैसे विशेषज्ञ होते हैं तो अपनी अपनी राय रखते हैं, तो आज वो हमारे साथ में राय रखेंगे। सबसे पहले मैं अनुज जी, आपका स्वागत है HMTV लाइव में। धन्यवाद राजकुमार जी। हम आपसे आज सीधे सीधे पॉइंट की बात करेंगे। अमेरिका में 20 जनवरी को नई सरकार शपथ ग्रहण करने जा रही है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन। हमें यह बताइए आप कि इससे अमेरिका को और हमारे भारत देश को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। देखिए, अमेरिका जो है दुनिया का पुलिसमैन माना जाता है। पिछले 30 सालों में दुनिया में एक तरीके से अमेरिका का वर्चस्व है। तो अमेरिका सबसे बड़ी सेना है पूरी दुनिया में, उसने अपनी सेनाएं फैला रखी हैं और लगभग हर देश की आंतरिक नीतियों या बाह्य नीतियों सब पर अमेरिका का प्रभाव है। इसलिए अमेरिका में जब भी सत्ता परिवर्तन होता है पूरी दुनिया में उसका असर पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि अमेरिका अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। दुनिया में से सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करने वाला देश भी अमेरिका है, दुनिया को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले देशों में। लेकिन लोग तो कहते हैं सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट चाइना करता है और सभी देश उससे इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन चाइना ने अभी पिछले कुछ एक दशक में अपनी मोनोपोली बनाई है जो अमेरिका से आगे निकला है। अगर कुछ सालों पहले तक का देखा जाए या अभी भी देखा जाए तो चाइना के बाद नंबर 2 पर आज भी अमेरिका है। बहुत सारे अभी भी ऐसे सामान है जैसे हथियार है, गोला बारूद, तो उसमें आज भी एयरक्राफ्ट है, उनमें अमेरिका की ही मोनोपोली। जी। लेकिन उससे भी ज्यादा कि अमेरिका का चूंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो एक्सचेंज होता है विदेशी मुद्रा में एक्सचेंज, वो डॉलर में होता है। तो एक तरह से डॉलर की मोनोपोली दुनिया की अर्थव्यवस्था पे है। और अमेरिका की चूंकि जंगी बेड़े, सेनाएं, जहाज लगभग हर हिस्से में है, इवन अंतरिक्ष में से भी सैटेलाइट के थ्रू भी दुनिया पर नजर रखता है, कंट्रोल रखता है। और उसके न्यूक्लियर जो पावर है उसका भी एक तरीके से बहुत बड़ा दुनिया पर एक दबाव रहता है। कह सकते हैं कि अमेरिका शुरू से एक सुप्रीम पावर रही है। लेकिन आज बात यह है कि आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख है। 20 तारीख को जो बाइडेन ओथ लेने वाले हैं, इससे हमारे देश को क्या क्या। देखिए, पहले तो हम अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच कई बड़ी रस्साकशी चली, आपने देखा। और अभी ट्रम्प साहब के समर्थकों ने तो वहाँ की व्हाइट हाउस नहीं, वहाँ के कांग्रेस पर भी एक तरह से कब्जा करके और सरकार को तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ आंतरिक हालत बहुत खराब है और वहाँ गोरे और कालों के बीच में एक तरीके से बिल्कुल संघर्ष चल रहा है। और ऐसा विवाहित अमेरिका जो कभी एक डेमोक्रेसी का मॉडल रहा दुनिया के सामने, उसमें इस तरीके के आंतरिक ग्रहित किसी स्थितियां या इस तरीके के गतिरोध जो है वे बहुत चिंताजनक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। और इसकी वजह से सबसे बड़ी ट्रम्प जो बाइडेन की चुनौती जो होगी अपने आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक शांति बनाना, लोगों में पारस्परिक सौहार्द बनाना। और दूसरी चीज ये है कि जब ट्रम्प साहब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने अमेरिका की पॉलिसी में बड़ा एक तरीके से 360 डिग्री का परिवर्तन किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका फर्स्ट। उसका मतलब ये था कि जो भी अमेरिका है दुनिया का ठेकेदार नहीं बनेगा और हम बिना वहाँ दुनिया पर अरबों खरबों डॉलर खर्च करते हैं दुनिया में बहुत सारे मुद्दों पर। तो उन्होंने उन बजट कम कर दिया था, बहुत सारी जगह से सेनाएं वापस बुला ली थी, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उन्होंने हाथ खींच लिया था, उसको सपोर्ट देनी बंद कर दी थी। WHO का आपको याद होगा कि WHO से उन्होंने अपनी मेंबरशिप वापस ले ली थी। पेरिस जो जलवायु समझौता है उससे भी हाथ खींच लिए थे। तो पूरी दुनिया में एक तरीके से उसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा, क्योंकि पिछले 3 दशकों से अमेरिका ने ग्लोबलाइजेशन और ओपन इकोनॉमी थोपी थी और अमेरिका ने एक सडन जो चेंज किया उसकी वजह से पर्यावरण संरक्षण के लिए जो हमें उपाय करने थे। अनुज जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। अभी हम बात कर रहे हैं जो बाइडेन के ऊपर, ये सारे काम ट्रंप ने किए थे।
देखिए हाँ, अब जो बाइडेन जब आ रहे हैं तो उन्होंने जो अपने कमिटमेंट किए, वो सबसे पहला उनका कमिटमेंट ये है कि वो पेरिस समझौते को फिर से ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब कि अमेरिका एक बहुत बड़ा, जो दुनिया में सब पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, आपने देखा जगह जंगलों में आग लग रही है, भूकंप आ रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है, बाढ़ तूफान और सूखे से पूरी दुनिया, तो इसलिए है क्योंकि हमने बहुत ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया हुआ है। तो उसको संतुलित करने के लिए हमें ज़्यादा पेड़ उगाने, ज़्यादा अपने पर्यावरण का संरक्षण करना है, उसके लिए बड़ी मोटी फंडिंग की जरूरत है। तो अमेरिका ने अपना रोल अब बाइडेन के नेतृत्व में वो स्वीकार किया है फिर से। फिर यूनाइटेड नेशन बड़ा कमजोर हुआ है और चाइना ने जिस तरीके से एक तरह से दुनिया पर एक आतंक सा मचा दिया, छा गया, तो अमेरिका कहीं ना कहीं जो बाइडेन नेतृत्व में उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो अमेरिका की विदेश नीति में एक बड़ा दूरगामी परिवर्तन आएगा। इधर ट्रंप के रहते हुए ईरान के साथ जो संबंध बड़े तेजी से बिगड़े अमेरिका के, लेकिन वो ओबामा के टाइम में जब डेमोक्रेट्स पहले थे तब बहुत अच्छे रिलेशन थे, वो ईरान के साथ हमें लगता है कि संबंध फिर से बहाल होंगे अमेरिका के, होंगे, और उसका फायदा भारत को बहुत मिलेगा, क्योंकि भारत अभी अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल नहीं मंगा पा रहा, और अब आगे वाली स्थिति में भारत को ईरान से तेल मंगाना बहुत आसान हो जाएगा। और हमारे साथ सबसे अच्छी बात है कि ईरान से हमें सस्ता तेल भी मिलता है, और हम जो उसमें पैसा देते हैं वो ईरान की मुद्रा में देते हैं, तो हमारे ऊपर भार कम पड़ता है, और ईरान भी हमसे बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो हमारा ट्रेड बैलेंस नहीं गड़बड़ाता है। अपने जैविक हथियार कोरोना वायरस को फैलाकर पिछले 1 वर्ष में चीन ने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है, उसमें अमेरिका भी बहुत बड़ा उससे इफेक्ट रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से पिछले 1 दशक में हमने जिक्र किया कि चीन ने दुनिया के जो ट्रेड पर बड़ा कब्जा जमाया और चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया, तो कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन एक व्यापारी युद्ध में आ गए पिछले 3-4 सालों में। वो व्यापारी युद्ध बड़े व्यापक रूप से चला, और ट्रंप ने लगातार चीन को परेशान करा, ऐसा दिखने लगा। तो चीन को कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन देश भी और अमेरिका भी लगातार लगे हुए थे। तो चीन को लगता है कि चूंकि हमारे फेवर में ज़्यादा दुनिया का ट्रेड आ गया और हम दुनिया की एक फैक्ट्री बन गए और हर देश को हम माल सप्लाई कर रहे हैं, तो अब हमें चीन को दुनिया का पुलिसमैन बन जाना चाहिए अमेरिका के लिए। तो एक जो महत्वाकांक्षा थी चीन की अपने आप को महाशक्ति के रूप में उदय करने की, तो उसने दुनिया में बैलेंस बनाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और अमेरिका के पैरेलल खड़े होने के लिए एक जो जैविक हथियार का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को एक, जैसा अभी लगातार सारे सबूत भी आ रहे हैं सबके सामने और सारी मीडिया में चर्चा है कि कहीं ना कहीं चीन के वुहान शहर से वायरस फैला, पूरी दुनिया को एक तरीके से उन्होंने पिछले 1 साल से उठा कर रख दिया। लेकिन चीन तो मानता नहीं इस बात को कि वुहान शहर से कोरोना वायरस रिलीज हुआ, लेकिन इस चीज को चीन नहीं मानता। देखिए, बहुत सारी जांच में अभी चीन ने माना है, अभी WHO टीम गई है, तो उसने माना कि हमारे जब वैज्ञानिक जंगलों में गए तो वहां पर उनको चमगादड़ों ने काटा जिनके थ्रू कोरोना वायरस आया। तो ये अभी WHO की टीम 1 महीने रहेगी, बहुत सारी रिपोर्ट आएंगी, लेकिन जो तथ्य हमारे आपके सामने पिछले 1 साल से हम लोग लगातार उनको देख रहे हैं, तो ये सारे इस खेल से पूरी दुनिया में G20 देश जो है उनको सबसे ज्यादा नुकसान, जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर थी, वो आज सारी बैकफुट में है, और चीन की स्थितियां कंपैरेटिवली बेटर है, और चीन बड़ी तेजी से पूरी दुनिया के देशों में अपना एक तरीके से कब्जा करता जा रहा है। अभी उसने यूरोपियन यूनियन ने समझौता किया, उसने एशियन देशों से समझौता किया है, उसने तुर्की को एक अपना नया दोस्त बनाया, उसने नॉर्थ कोरिया के साथ अपना रिलेशन बहुत अच्छा कर लिया, अफ्रीकन देशों पर उसका बड़ा तेजी से कब्जा हुआ है, पाकिस्तान को उसने अपना पकड़ बना लिया है। तो जिस तरीके के जाल चीन फैला रहा है, वो जो अमेरिका के परंपरागत समर्थक देश थे उन पर भी अब चीन ने एक तरीके से कुदृष्टि गाड़ ली और अमेरिका के वर्चस्व को बड़ी चुनौती दी। तो एक तरीके से पूरी दुनिया एक नए सिरे से 2 ध्रुवों में बढ़ गई है, जो कभी 80 के दशक तक रहती थी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, अब चीन और अमेरिका के बीच में दुनिया बढ़ती हुई दिख रही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत हो गई है। ये कह सकते हैं कि दूसरा वर्ल्ड वार नहीं, अभी देखिए ये शीत युद्ध है, शीत युद्ध है। इसमें वर्ल्ड वार से पहले की पोजीशन है, दोनों तरफ तनातनी है, दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हो रही हैं, खेमाबंदी हो चुकी है, आधे देश अमेरिका की तरफ रह गए, आधे देश चीन की तरफ जा रहे हैं। अब जो बाइडेन के आने से जो सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा, जो ऐसे देश जो अमेरिका के समर्थक थे परंपरागत और चीन की तरफ झुक रहे और उनको ट्रंप अपने पास नहीं ला पाए थे, वो वापस रिवर्स लाने की कोशिश की जाएगी, जो बाइडेन से अपेक्षा है। अगर ऐसे खेल में कहीं ना कहीं टचल्स पैदा होंगी, छोटे मोटे युद्ध भी होंगे, कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो बड़े युद्ध का कारण बन सकती हैं, क्योंकि चीन भी कहीं ना कहीं दुश्मन अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहेगा जी। तो और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, या तो हथियारों की सपोर्ट दी जाती है उन देशों को, दूसरा आर्थिक समझौते किए जाते हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, कर्ज दिया जाता है, या उनसे सामान खरीदा जाता है।
तो वो काम चाइना भी बहुत तेजी से कर रहा है, और अमेरिका को भी अब जो अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसको बदलकर थोड़ा सा पूरी दुनिया के देशों से अपने ट्रेड रिलेशन रिवाइव करने पड़ेंगे। तो अगर पुरानी वाली स्थिति आती है तो उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों का रुख और रुझान बदलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना वायरस का जो प्रभाव पड़ा पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया लॉकडाउन है, यूरोप अभी भी बंद है, रोज 1 लाख आदमी रोज मर रहा है। तो इतनी भयावह स्थिति है, और लगभग 10% 15% दुनिया की इकोनॉमी सिकुड़ चुकी है। तो करोड़ों लोग जो है आज सड़कों पर लाखों लोग मर रहे हैं, उसके भय से करोड़ों लोग मर रहे हैं। उसकी वजह से जो अव्यवस्था है पूरा हमारा स्वास्थ्य तंत्र बिखर गया है, लोग समय पर इलाज नहीं मिल रहा है, दहशत का वातावरण है। तो मुझे लगता है देश में, हमारे देश में कई करोड़ लोगों की मौत इसी भय और आशंकाओं से हो गई है, हो गई या हो जा रही है। लोगों के बच्चों को स्कूल की शिक्षा नहीं मिल रही है, ढंग से खाना पीना नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग गरीब से और ज्यादा गरीब हो गए हैं, कुपोषित हो रहे हैं। तो ये जो भयावह स्थिति चीन ने दुनिया में पैदा करी है, तो पूरी दुनिया के देश चाहते हैं कि चीन को सबक सिखा जाए। तो जो बाइडेन चूंकि डिप्लोमेटिक है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ भी हैं, और बड़ा लंबा उनका अनुभव है, राजनीतिक अनुभव भी, और 2 बार उपराष्ट्रपति रहे अमेरिका के, तो वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को अच्छे से समझते हैं, और वो चीन को निपटाने के लिए उनके पास वो पर्याप्त सोच भी है, और इस समय समर्थन भी है दुनिया का। तो मुझे लगता है यूरोपियन देश भी, एशियान देश भी, ऑस्ट्रेलिया भी, भारत भी, और अफ्रीका के और साउथ अमेरिका के भी बहुत सारे देश अब जो बाइडेन से आशा भरी नजरें से देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि चीन को उसकी परेशानियों का जवाब दिया जाए। इसमें 2-3 चीजें जो है जो अमेरिका कर सकता है और पूरी दुनिया का साथ देगी। तो पहले है चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, क्योंकि चीन पर हमारी डिपेंडेंस, पूरी दुनिया की डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। तो अब हर देश अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाएगा, या जो अमेरिका समर्थक देश है, अमेरिका उन देशों से माल खरीदना शुरू करेगा, ये यूरोपियन यूनियन उन देशों से माल खरीदना शुरू करेगी। तो चीन की जब डिमांड कम हो जाएगी चीन से, तो चीन का सारा आर्थिक जो स्ट्रक्चर है वो टूटेगा, बिखरेगा। तो उससे चीन दबाव में आएगा और झुकेगा। तो उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, या दुनिया पर कब्जा करने की कोशिशें हैं, या जो एक तरह से कूटनीतिक खेल खेल रहा है, या हथियारों का एक रेस बढ़ाई है उसने, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। लेकिन दूसरी चीज हो सकता है कि जो चीन के समर्थक देश हैं उन पर, जैसे तुर्की को कंट्रोल में करने की कोशिश कर सकते हैं, कि तुर्की एक नया खिलाड़ी बन के उभरा है और बड़ा महत्वाकांक्षी है, उस पर भी लगाम लगाने के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश कोशिश कर सकते हैं। अरब जगत पूरा बट गया है, एक खेमा सऊदी अरब का हो गया जो अमेरिका के साथ है, एक खेमा जो है वो तुर्की के साथ चला गया है, वो चीन उनको सपोर्ट कर रहा है। पूरे इस्लामिक जगत दो भागों में बट रहा है। तो ये एक बिल्कुल नए तरीके की सिचुएशन है दुनिया के सामने, कूटनीति के सामने। अब बाइडेन इसमें किस तरह का रुख अपनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि अगर जो भी अगले कुछ दिनों में जो बाइडेन अभी विदेश नीति घोषित करेंगे और जिस तरीके के स्टेप उठाएंगे, उससे अमेरिका के हित में होगी और भारत के हित में भी ऐसी होगी, हम ये अपेक्षा कर सकते हैं। जी अनुज जी, मेरा आपसे अगला सवाल है, क्या रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति लीपिंग से मिले हुए थे? देखिए, आरोप लग रहे हैं, इसके बहुत सारे सबूत भी हैं। और आपको याद होगा कि जब पहला महाभियोग अमेरिका के राष्ट्रपति पर लगा था ट्रंप पर, तो उस समय ये वो आरोप ही ये था कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जो जीते थे उसमें रूस से और चीन से कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से सहायता ली थी। वो सहायता सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी थी, वो सहायता कुछ उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से कुछ स्पैम्स भेजने में भी थी, या कुछ उनके फेवर में कैंपेन चलाने की भी थी। तो वो चूंकि मेजोरिटी नहीं थी डेमोक्रेट्स की, तो इस वजह से वो प्रस्ताव गिर गया। लेकिन वो फैक्ट्स सैकड़ों हजारों पेजेस आज भी तथ्य उपलब्ध है इस तरह के। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से कोरोना फैलाया गया, और उससे अमेरिका में अगर आप देखें तो 70% जो मरे लोग वो काले लोग थे, और सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है वो भी ब्लैक्स हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक थे। तो ये भी एक भावना बनती कि, और जो उसके फायदे रूस को, अमेरिका को, चीन को मिले उस समय, या रिपब्लिकन को मिले, तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि मिली भगत रूस की, चीन की और अमेरिका की इस कोरोना वायरस को फैलाने में रही है। क्योंकि अमेरिका सबसे शक्तिशाली और सबसे तकनीकी रूप में बड़ा सक्षम देश है और बड़ा अच्छा स्वास्थ्य तंत्र है। और आज अमेरिका में 1.5 करोड़ से ऊपर अगर मरीज, 2 करोड़ से ऊपर अगर मरीज हैं, और वो अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। रोज 4,000-5,000 डेथ हो रही है, 2-2 लाख 3-3 लाख केसेस आ रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है जो अमेरिका उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा? तो मुझे लगता है कि पूरे यूरोप में भी इस समय देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है, दोबारा से लगा हुआ है, बुरे हालात हैं। तो ये एक बड़ा सोचा समझा खेल है। या तो कहीं ना कहीं जितने एशिया के देश हैं या अफ्रीका के देश हैं, उनको उनकी इकोनॉमी तबाह करने का भी इसका हुआ, और दूसरा अपने देशों में जो उनके अप्रवासी
आ चुके थे, इलीगल अप्रवासी बहुत थे, उनको निकालने के लिए एक खेल हो सकता है। तीसरा मुझे लगता है कि जितने भी विकसित देश हैं उनमें नौकरियां जो है बहुत सारे विदेशी लोगों को दी गई थी, उसकी वजह से स्थानीय लोगों को या देसी लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे थे। तो ये अच्छा बहाना हो गया, कंपनियां बंद हो गई, लोग बाहर निकाल दिया गया, विदेश वापस भेज दिया गया। यानी हम इसको, इस बात को अगर ऐसे कहें कि कोरोना का नाम, कोरोना का जो ये देखिए, या तो कोरोना को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया, या तो या पूरा खेल ही ऐसा रचा गया, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जो बहुत बड़े पॉलिसी डिसीजन लेने थे, और अब अमेरिका से कम से कम 2 करोड़ से ऊपर लोग अब तक जा चुके हैं छोड़ के। यही हालत यूरोप की है, और सबसे बड़ी समस्या, मैंने यूरोप अभी गया था, तो सबसे बड़ी समस्या अवैध अप्रवासी लोग थे, तो हर जगह फैले हुए थे, और वहां पर बहुत ज्यादा क्राइम भी फैला रहे थे, बहुत ज्यादा अराजकता फैला रहे थे। अप्रवासी तो ये हर जगह ही होते हैं। आपने एक बात तो बड़े शब्द एक कहा था कि अभी श्वेत लोग, मतलब काले लोग हैं, तो उन्हें तो अमेरिका को इतना मानता ही नहीं है। नहीं, अमेरिका का सिटीजन है वो, उस सिटीजनशिप मिली है, लेकिन फिर भी तो वहाँ श्वेत और अश्वेत की लड़ाई चलती रहती है। डेमोक्रेट रिपब्लिकन में दोनों में यही खेमाबंदी है उसके लिए, कि बहुत सारे जो गोरे हैं वो कहीं ना कहीं उनसे घृणा करते हैं, भेदभाव रखते हैं, घृणा रखते हैं। तो लेकिन एक मूवमेंट उनको साथ लेके चलने वाला भी है। तो किसी भी देश में अगर इस तरीके की खाई बनेगी तो वो पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका जैसे देश में अगर बनती तो पूरी दुनिया के लिए। तो जो बाइडेन तो मेरा ख्याल है अश्वेत लोगों के समर्थक ही है ना, जैसे क्योंकि वो दोनों ही कोऑर्डिनेशन के समर्थक, वो श्वेत और श्वेत दोनों लोगों के समर्थक। मेरा आपसे अगला सवाल है, जो मैं एक तीसरी बात और कहना चाह रहा था इसी में, जो तीसरा अभी जो वहाँ के कांग्रेस पर हमला हुआ है, अभी ट्रम्प समर्थन किया, तो उसका कल की रिपोर्ट जो मीडिया की वो ये है कि उसमें FBI को, जो वहाँ की इंटेलिजेंस ब्यूरो है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको सबूत मिले हैं कि चीन, रूस और ईरान की साजिशें थी उस हमला करने में, और एक बड़ी मोटी फंडिंग बिटकॉइन के रूप में कुछ लोगों को अमेरिका में आई, जिस पैसे का इस्तेमाल उस दंगे भड़काने में या उसको प्रोवोक करने में, इकट्ठा करने में लोगों को किया गया। या ये कह सकते हैं अमेरिका को बदनाम करने में भी किया गया। तो चूंकि ट्रंप ने उस पूरे मूव को लीड किया था, तो ये अगले कुछ दिनों में ये और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपना पुनः राष्ट्रपति चुने जाने के लिए रूस और चीन की सहायता फिर ले रहे थे। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि जो जितनी भी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसे हैं, जो जिनका कभी बेस अमेरिका रहा था या यूरोप रहा था, अब वो चूंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनमें अब चीन के स्टेक्स बहुत हो गए, चीन की शेयर होल्डिंग बहुत हो गई है। तो उनमें अमेरिका की कंपनी की शेयर होल्डिंग भी है, अमेरिका की भी है और चीन की भी है। तो उनमें एक ग्रुप बन गया जो ट्रंप को रीएस्टेब्लिश कराना चाह रहा हो, जिससे अमेरिका की नीतियों का फायदा उन कंपनियों को मिलता रहे और वो एक बड़ा मोटा मुनाफा दुनिया में कमाती रहे। अनुज जी, ये तो होता है। अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं अपने खासकर लोगों को उद्योग चलाने में मदद करूंगा ही करूंगा। ये तो हर जगह ही होता है, चाहे हमारे देश में हो, विदेश में हो, किसी में भी हो। तो बाइडेन भी आ रहे हैं, तो बाइडेन के तो बहुत सारे समर्थक ऐसे होंगे। सर, ये जो बाइडेन का आना है, ये दुनिया में बड़ा आर्थिक भूचाल ला सकता है, क्योंकि जो कंपनियां अभी तक फायदा उठा रही थी ट्रंप के साथ ट्यून्ड होकर, वो कहीं ना कहीं उनको अब काम मिलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, या ये भी तो हो सकता है ये लोगों से भी जाके मिल जाए। ये एक लेटर फेज में, इनिशियल फेज में जिन कंपनियों ने, जिन लोगों ने, कॉर्पोरेट ग्रुप ने, जितनी मल्टीनेशनल कंपनियों ने डेमोक्रेट का साथ दिया है पहले, तो उनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिलेगी। राइट। क्योंकि अगर 2 कंप्यूटर कंपनियां एक डेमोक्रेट के साथ जुड़ी, एक रिपब्लिकन के साथ जुड़ी, तो इसमें डेमोक्रेट्स को फायदा, उससे उन कंपनियों को जब काम मिलना बंद होगा तो शेयर मार्केट में बड़ी हलचल आ जाएगी। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं देख रहा हूँ कि चूंकि जब चाइना से इंपोर्ट कम करेंगे पूरे यूरोप अमेरिका, तो उसका भी बड़ा भारी इफेक्ट पड़ेगा, मंदी फैलनी शुरू हो जाएगी दुनिया में। दूसरी, जैसे अभी मैंने यूएई का ही मेरे पास अभी डिटेल आई है कि करीब 25 लाख लोग देश छोड़ के जा चुके हैं। 90 लाख की आबादी, 25 लाख लोग, 90 लाख में से 25 लाख की नौकरी छूट गई है और वो अपना काम सिमट गए, प्रॉपर्टी ग्रेड आधे हो गए, मतलब 30% वहां से लोग पलायन कर चुके हैं। ये लगभग हर अरब देश की ये स्थिति है। वहां से 10%, 15%, 20% जो विदेशी लोग जो नौकरी करने आए थे, उन सबको निकाल दिया गया है, क्योंकि वहां पर काम नहीं है। अब चूंकि आपको याद होगा, डेमोक्रेट्स की जो पिछली पॉलिसी थी ओबामा के टाइम में, वो अमेरिका में उन्होंने ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, जो खनिज तेल है, और शेल ऑयल अपना भी निकालना शुरू कर दिया था। उसकी वजह से उस समय एक लंबे फेज तक, जब ओबामा राष्ट्रपति रहे थे और ये जो बाइडेन उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो उस फेज में पूरी दुनिया में तेल के रेट बहुत नीचे आ गए थे। $10, $15, $20 तक, $25 तक इस फेज में तेल बिक रहा था। तो मुझे लगता है अगर वोट पॉलिसी पर फिर वापस अमेरिका लौटता है जो बाइडेन नेतृत्व में, तो पूरी दुनिया के मार्केट में बड़ा भारी भूचाल आ जाएगा, और स्पेशली मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है, पूरी जो इकोनॉमी है, पूरी तबाह हो सकती है। लोगों के तो मजे आ जाएंगे, पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल नहीं, डीजल दोनों सस्ते हो जाएंगे। वो एक अर्थव्यवस्था है पूरी मिडिल ईस्ट की, उस पर करोड़ों लोगों का रोजगार भी टिका हुआ है, और जब वो नीचे आते हैं तो अब ऐसे भी मिडिल ईस्ट की जो कूटनीति है और राजनीति है और अर्थनीति है, उसमें भूचाल धीरे धीरे आना था, क्योंकि सारा का सारा जो ट्रांसपोर्ट है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो
इलेक्ट्रिकल पर शिफ्ट होती जा रही है, तो उसमें 1 दशक लगना था, तो अभी लगता था कि धीरे धीरे आएगा, लेकिन अब जिस तरह की बाइडन के आने से मुझे लग रहा है कि पूरा वहाँ का जो पॉलिसी शिफ्ट होगा अमेरिका का, और ऑयल प्रोडक्शन को अपना बढ़ा देंगे, तो चूंकि उन्हें अपनी कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है, तो वो कहीं ना कहीं इम्पोर्ट कम करेंगे, और ऑयल इम्पोर्ट में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, रिजर्व खर्च होता है। और चाइना को भी चूंकि उन्हें अपनी करेंसी वाइज चुनौती देनी है, तो चाइना के पास काफ़ी डॉलर रिजर्व है, तो वो कहीं अपने डॉलर बचाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जब वो ऐसा शिफ्ट करेंगे तो पूरी दुनिया में एक नई आर्थिक मंदी का, जो ऑलरेडी दुनिया मंदी फंसी थी, दूसरी मंदी का वो तैयार है, तो उसका रिपल्शन हमारे शेयर मार्केट भी पड़ेगा, करोड़ों लोग और बेरोजगार होंगे, और पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, और उसके जो इम्पैक्ट पड़ेंगे वो मुझे लगता है कि जो सामरिक संबंध है देशों के, और अमेरिका चीन की खेमेबंदी उस पर ही पड़ेगा। अब चूंकि अरब देश भी एक अरब और तुर्की खेमे बैठे हुए हैं, तो वो इक्वेशन क्या ले जा रही है कुछ दिनों में क्लियर होगा, क्या इक्वेशन रंग ले रही है, और वो कहीं ना कहीं फिर गृह युद्धों में भी वो कन्वर्ट होगी, और उसका दूसरा इफेक्ट आपसी युद्ध भी राष्ट्रों में आपस में भी हो सकते हैं, क्योंकि भूख गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो टेंशन इंटरनल भी आएंगे, एक्सटर्नल भी आएंगे, तो वो भी मुझे लगता है दुनिया को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। मित्रों, एक बात मैं आपको फिर यहाँ याद दिला दूँ, बात तेल की चल रही थी, तेल सस्ता हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो तेजी से देश के अंदर उत्पादन हो रहा है, उससे भी उस तेल की खपत कम होगी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे ऊपर, भारत के साथ जो संबंध है उन पर है जी, कि अब जब जो बाइडन आ रहे हैं और ट्रम्प जा रहे हैं, तो भारत से अमेरिका के संबंधों पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या अपेक्षा करता है भारत बाइडन? देखिए, हमारी जितनी अच्छी केमिस्ट्री ओबामा के साथ थी, मोदी जी की, उतनी अच्छी केमिस्ट्री ट्रम्प साहब के साथ थी। और अगर भारत की अमेरिका की भारत नीति समझिए, साउथ एशिया पॉलिटिक्स समझिए, तो उसमें भारत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के आ जाता है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में, स्पेशली ट्रम्प साहब के आने के बाद, अफगानिस्तान में जो अमेरिका का इंटरवेंस था, अमेरिका की सेनाएं थी, उनको धीरे धीरे हटाया गया, और अमेरिका ने पाकिस्तान में एक बड़ा मिलिट्री बेस बना रखा था, जो अब खत्म कर दिया गया है। तो इसकी वजह से अब अमेरिका के लिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस नहीं रही, और चीन को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसने भारत को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और ओबामा सरकार के समय से ही ये नीति चल रही थी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय ओबामा सरकार ने मोदी जी को बहुत सपोर्ट किया था, और पूरे दुनिया में चीन के खिलाफ मोदी जी को एक चेहरा बनाकर कम से कम 100 देशों में घुमाया, और पूरे देश में, पूरी दुनिया के देशों में मोदी जी ने चीन के खिलाफ एक पैन इंडियनिज्म, और ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। भारत एक नई ताकत के रूप में उभर के आया, और एक क्षेत्रीय महाशक्ति बना, और आज दुनिया में भारत का डंका है। जो मोदी जी ने उस समय प्रयत्न किए, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की सपोर्ट जरूर दी, लेकिन वो उसमें मोदी जी का कुशल नेतृत्व और दिमाग भी बहुत ज्यादा था, जो उन्होंने अपने जितनी अपेक्षा अमेरिका थी उससे कई गुने ज्यादा स्तर पर अपनी विश्वसनीयता भी बढ़ाई, और अपने रिलेशन भी बढ़ाए, और अपना ट्रेड और कॉमर्स भी डेवलप किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को जो देश के कांग्रेसी हैं वो ये कहते थे कि वो तो देश में कम रहता है, विदेशों में घूमता रहता है, जबकि देखिए विदेशों में घूमने वालों ने अपनी ताकत ही बनाई है। बिल्कुल, देखिए एकदम से आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उसके इम्पैक्ट आते हैं सामने, वो धीरे धीरे निकलता। अब आज इतने बड़े कोरोना संकट में भी भारत स्थिर खड़ा रहा। भारत ने चाइना के साथ, रशिया के साथ या अमेरिका के साथ, सबके साथ एक संतुलन बनाए रखा है, न किसी के फेवर में बहुत ज्यादा गया, न किसी के खिलाफ गया, अपने देश को बचाए रखा मोदी जी ने। और भारत ने इस समय पूरी दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां सप्लाई करी, वैक्सीन भी अब सप्लाई करने जा रहा है बहुत सारे देशों का। तो ये भारत की स्ट्रेंथ है, जो मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी है। तो एक अवसर था भारत के लिए, वो भारत नहीं घुमा था, हो सकता है दूसरी सरकार में उस तरीके से उस प्रस्ताव को नहीं लिया था, मोदी जी ने उस चीज की अहमियत समझी और उसका उपयोग किया, उस अपॉर्चुनिटी का, पूरी दुनिया में भारत को रिएस्टैब्लिश कर दिया। तो अब चूंकि ट्रम्प साहब ने भी कहीं ना कहीं शुरू में थोड़े लड़खड़ाए और भारत से रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कहीं ना कहीं उनके लास्ट के 2 सालों में उनकी जो साउथ एशिया पॉलिसी थी बिल्कुल वही हो गई थी जो ओबामा साहब की थी। और जब वही पॉलिसी जब जो बाइडेन आ रहा है, तो वो अब पॉलिसी क्यों बदलेगी? क्योंकि अब तो भारत के ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ एक बड़ा अच्छा गठजोड़ बना लिया है, जिसे क्वाड का नाम दिया गया है। जी। अभी आपने देखा होगा पिछले 2 महीने में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, अमेरिका के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यास भी किए हिंद महासागर में, साउथ चाइना सी। तो हम अब उन लोगों की आपस में मिलिट्री टाई अप भी हो गए। अब अगर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पर कोई भी हमला करेगा तो भारत उनके साथ खड़ा होगा, भारत को कोई हमला करेगा तो 3 देश हमारे साथ खड़े होंगे। तो ये बिल्कुल नई स्थिति में भारत आ गया, बड़े पावरफुल पोजीशन में। तो अगर ऐसे समय में जो बाइडेन भारत को साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे, तो अमेरिका का इस क्षेत्र में सारा आधार ही बिखर जाएगा। तो भारत के लिए जो बाइडेन हमेशा पॉजिटिव
रहेंगे और अमेरिका की जो नीतियां रहेंगी विदेश नीति साउथ एशिया के लिए, वो मुझे लगता है भारत के फेवर में रहेंगी। और दूसरा बड़ा एक फैक्टर है, जो वहाँ की उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, वो भारतीय मूल की हैं। और अभी जो बाइडेन की जो व्हाइट हाउस में तैनाती हुई अफसर की, उसमें 20 भारतीय तैनात हुए, उसमें 13 महिलाएं और 7 हिंदू लिए गए उसके अंदर। तो ये भारतीय लिए गए, मतलब इसको कहूंगा। देखिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। आज तक कभी इतना बड़ा भारत का प्रतिनिधित्व तो नहीं रहा व्हाइट हाउस में। तो हम लोगों का एक रोल जो है अब इंटरनेशनल अफेयर्स में बढ़ने जा रहा है, मुझे लगता है। और अमेरिका कितना आक्रामक चाइना के प्रति रहेगा, इस पर भी हमारे रिलेशन डिपेंड करते हैं। अगर वो ज्यादा आक्रामक रहेगा तो हमारी जरूरत और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन और पुराने पिट्ठू पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई ताकत है तो वो भारत ही है। और भारत इस समय इतने झंझावातों के बाद भी आर्थिक रूप से मजबूत है और सामरिक रूप से बड़ा ताकतवर होकर आया है। और इतनी तेजी से भारत ने अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण किया है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की है, और सबसे बड़ी बात है कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी का बड़ा विकास किया है। चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे हमारी आर्म फोर्सेज हो, सबका बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। तो भारत एक नए जोश में आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। तो ऐसे में अमेरिका के लिए तो, और जो बाइडेन के लिए भारत एक एसेट है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई मूर्खता करेंगे कि भारत के साथ रिलेशन खराब करेंगे, क्योंकि अगर भारत के साथ रिलेशन खराब करते हैं तो ऑटोमेटिकली भारत की चाइना के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। तो वो तो फिर अमेरिका की प्रेजेंस ही एशिया में खत्म कर देगा। तो ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता ना यूरोपियन यूनियन ऐसा चाहेगी, और ना अमेरिका ऐसा चाहेगा, और ना ऑस्ट्रेलिया, और ना जापान। तो मुझे लगता है कि हम हमारे रिलेशनशिप जो है अमेरिका के साथ बनने के हमारे ऊपर डिपेंड जाता है। बिल्कुल अंत में, आखिर में आपने क्वाड का जो नाम लिया, क्वाड हमारे श्रोताओं को, हमारे जो दर्शकों को बताइए ये क्वाड क्या चीज है। देखिए चाइना ने एक साउथ चाइना सी जो उसके नीचे वाला समुद्र है, और ईस्ट चाइना सी, इनमें अपनी गतिविधियां काफी बढ़ा दी हैं। और उसमें ये जो साउथ चाइना सी है, ये बहुत सारे मिनरल प्रोडक्ट का बहुत बड़ा अड्डा है। और किसी भी देश की जो प्रगति होती है, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो जितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिस कंट्री का, उतना ज्यादा पावरफुल होता है। तो हमारी जो इंटरनेशनल स्ट्रेंथ होती है वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होती है। और हमारी जितनी भी एजुकेटेड और पढ़ी लिखी मैन पावर होती है, हमारे अगर नागरिक अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, स्किल्ड हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जिस देश में गंवार और अनपढ़ लोग ज्यादा होंगे, उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस मामले में चूंकि चाइना उन नेचुरल रिसोर्सेज को अपना कब्जा करना चाहता है, साउथ चाइना सी। और चूंकि यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर कहता है कि जितने भी समुद्रों में नेचुरल रिसोर्सेज है, वो उसमें पूरी दुनिया का समान अधिकार है। तो चाइना ने वहां पे आर्टिफिशियल द्वीप क्रिएट कर लिया और उन समुद्रों में कब्जा कर लिया, तो जिसकी पूरी दुनिया विरोध करती है। और उसकी वजह से चाइना ने वहां पर अपने बहुत जंगी बेड़े तैनात कर दिए, आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर वहां पर अपनी सैनिक अड्डे बना लिए, जिसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका चारों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, जिसका नाम क्वाड है। और उसका पर्पज ये है कि चाइना को उस क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षाओं को, जो फर्जी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, उनको पनपने ना दिया जाए। तो इसलिए इन चारों देशों ने अपने आपस में सामरिक समझौता भी कर लिया है, अपनी सेनाएं भी तैनात कर दी है, जंगी जड़ें भी तैनात कर दी हैं। और भारत ने स्पेशली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां से चाइना का सबसे ज्यादा जहाज गुजरते हैं माल लेकर पूरी दुनिया के लिए, वहां पे एक बड़ी अपनी तैनाती कर दी इन चारों देशों ने मिलकर। तो चाइना के लिए बहुत बड़ी थ्रेट खड़ी कर दी है। तो हम अगर उस मार्ग को रोक लेंगे, उस वहां से आना जाना अमेरिकी चाइना के जहाजों का, तो चाइना की 2/3 एक्सपोर्ट जो है रुक जाएगा। तो इतनी अच्छी पोजीशन में, स्ट्रेटेजिक पोजीशन में हमें, तो उसने एक बैलेंस भी बना दिया है। और कम से कम अब साउथ चाइना सी पर जब ये देश मिलकर अभी कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर रिगेन करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे अपने आप को, तो हम उस मिनरल जो है साउथ चाइना सी के, उस पर पूरी दुनिया का हक जो है उसका बंटवारा हम कर पाएंगे अपने फेवर में। तो चाइना इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है लगातार, कि इसीलिए उन देशों पे उसने अभी एशियान देशों से, जापान ने उनसे समझौते की कोशिश की है, यूरोपियन यूनियन से समझौते की कोशिश की है। दूसरा, वो ऊपर पाकिस्तान के थ्रू गलियारा बनाना चाहता है, एक बड़ी सड़क बना रहा है, और वन बेल्ट प्रोजेक्ट पे भी उसने लगा है, दुनिया 60-70 देशों में पूरी सड़क बना रहा है। और इधर से गलियारा बना, कराची ऊपर पाकिस्तान के ऊपर से पीओके से वो सड़क निकालकर अफगानिस्तान से होती हुई सड़क है, वो पाकिस्तान होती हुई और अरब सागर में सीधे वो सप्लाई करें माल की, उसकी ये कोशिश की है। तो हम उसकी इन सारी कोशिशों को तोड़ने के लिए भी हम अफगानिस्तान के साथ भी हम काम कर रहे हैं मिलकर, हम ईरान के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे जो महत्वाकांक्षाएं हैं और भारत को घेरने की जो कोशिशें हैं चाइना की, वो सफल ना हो पाए। तो हमारे लिए बड़ी चुनौतियां हैं। और इन चुनौतियों को, जब ये भारत पर चुनौती आती है, तो वो उससे पहले अमेरिका के लिए आती है, क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व टूटता है। तो इन सारे खेलों में हम लोग अगर साथ खड़े नहीं होंगे, तो चाइना फिर दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश में सफल हो सकता है।
जी, ये थी आज की बात अनुज जी के साथ। लेकिन मित्रों, हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हर हफ्ते आपके सामने नई नई चीज़ें, नई नई जानकारी लेकर के आते रहेंगे, जो इस देश के हित में और पूरे विश्व के हित में होंगी है। आप हैं अनुज जी, डायलॉग इंडिया के संपादक हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और समय समय पर बड़ी बेबाक राय हमको देते रहते हैं। इतना ही आज के लिए। अनुज जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार।